नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पांडे जी टेक्निकल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की सीरीज़ में हम लोग नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। उसके माध्यम से आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, तो इन्हें आप लोग ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम लोग सीरीज़ नंबर 9 को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हो तो आज ही पांडे जी टेक्निकल ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करो। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही आप लोग इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मरकरी का प्रतीक है। ठीक है, आप लोगों ने मरकरी देखा होगा, मरकरी का नाम भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मरकरी का प्रतीक यानी कि सिंबल क्या है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है SN, SI, HG या फिर MR। तो दोस्तों जो मरकरी होता है उसका जो प्रतीक है वो किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं HG से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Ca3 कोष्टक में दिया हुआ है PO4 का होल ट्वाइस में कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संयोजकता से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर रिपीट होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4, यानी कि इसमें कैल्शियम Ca का संयोजकता क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी यौगिक में धात्विक मूलक की संयोजकता अम्लीय मूलक के नीचे तथा अम्लीय मूलक की संयोजकता धात्विक मूलक के नीचे लिखी जाती है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Ca3, ठीक है, Ca3 लिख दिया, इधर हमने लिख दिया PO4। ठीक है, PO4 का क्या लिख दिया? होल ट्वाइस। तो अब यहाँ पे हमारा धात्विक मूलक क्या है? तो हमारा धात्विक मूलक है CO3 और अम्लीय मूलक क्या है? तो अम्लीय मूलक है हमारा PO4 का होल ट्वाइस। अब जब आप लोग Ca3 में इसकी संयोजकता लिखोगे तो अम्लीय मूलक की लिखोगे, तो फिलहाल में अम्लीय मूलक की संयोजकता क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? Ca के ऊपर क्या हो जाएगा? 2+। ठीक है, और PO4 में PO4 के ऊपर क्या हो जाएगा? PO4 के ऊपर क्या हो जाएगा? 3-। अब देखिए जब भी आप लोग संयोजकता लिखते हो तो इसी तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पे आप लोगों से कैल्शियम की पूछ रहा है, तो कैल्शियम की संयोजकता क्या है? 2। यहाँ पे कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? 2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? B सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को संयोजकता निकालनी है। जब भी आप लोग संयोजकता निकालोगे तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे कि जो अम्लीय मूलक है उसके नीचे धात्विक मूलक की संयोजकता और जो धात्विक मूलक है उसके नीचे अम्लीय मूलक की संयोजकता लिखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है कहलाता है। तो वो सूत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका मूलानुपाती सूत्र, सरल सूत्र, संरचना सूत्र या फिर अणु सूत्र। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर D, अणु सूत्र। क्या है कि जो सूत्र किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? वो अणु सूत्र कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर D है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। तो कार्बोनेट मूलक का आवेश निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि कार्बोनेट क्या होता है। तो कार्बोनेट जो आप लोगों का होता है वो कि उसका सूत्र क्या होता है? तो कार्बोनेट का आपका सूत्र होता है CO3 और इस पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? -2। ठीक है, तो क्या होता है इस पर आवेश? -2। तो इसका जो सही ऑप्शन है D वो आपका सही हो जाएगा कि कार्बोनेट मूलक पर क्या आवेश होता है? सॉरी -2 है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही हो जाएगा। कार्बोनेट मूलक पर क्या आवेश होता है? -2। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता कितनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, इसका परमाणु भार दे दिया है। कैल्शियम का परमाणु भार 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। यानी कि यहाँ पे आप लोगों के सारे परमाणु भार दे दिए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 20%, 40%, 52% या फिर 48%। CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशतता निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, CaCO3 का अणुभार। ठीक है, तो CaCO3 का अणुभार कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको क्या निकालना है, कैल्शियम का परमाणु भार प्लस कार्बन का परमाणु भार प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना है 40 प्लस कार्बन का परमाणु भार कितना है 12 प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 यहाँ क्या हो जाएगा 48। तो जो आप लोग इसको ऐड करोगे तो टोटल आपका कितना निकल के आएगा 100। यानी कि जो CaCO3 का आपका अणुभार निकल के आया वो कितना निकल के आया 100। अब कैल्शियम की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे, कैल्शियम का भार बटे CaCO3 का अणुभार गुणे 100। तो कैल्शियम का भार कितना है 20 बटे टोटल का 100 गुणे 100। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो कैल्शियम का भार है वो कितना है 40 है, 20 नहीं है 40 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40। तो 40 बटे 100 गुणे 100। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा 40%। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आपका वो सही हो जाएगा कि CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशतता कितनी है 40% है। यहाँ से आप लोगों को इस तरीके से निकालना, अगर आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले उसका क्या निकाल देना, अणुभार निकालना है। अणुभार निकालने के बाद आप लोग प्रतिशतता निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। देखिए दोबारा से क्वेश्चन आया उसी तरीके से, तो आप लोग कैसे निकालोगे, पहले C2H6 में टोटल जो है इसका अणुभार निकाल लोगे। तो टोटल अणुभार कैसे निकलेगा, 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो 6 गुणे 1। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका 24 प्लस 6 बराबर 30। अब आप लोगों को क्या निकालना है, कार्बन का प्रतिशत निकालना है। तो कार्बन का ऊपर रख देंगे, कार्बन का कितना होता है 12 बटे 30 गुणे 100। यहाँ पे कार्बन के 2 अणु हैं तो गुणे 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 24 बटे 30 गुणे 100। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 80%। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 80%। यानी कि C2H6 में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होगी 80% होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को व्यक्त करता है कहलाता है। इस क्वेश्चन शायद आप लोगों का दोबारा से रिपीट हो गया है। ये आपका क्या कहलाता है, अणु सूत्र कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेरियम कार्बोनेट का सूत्र है। बेरियम कार्बोनेट का आपसे सूत्र पूछ रहा है। एग्ज़ाम में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से कि इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों से बेरियम कार्बोनेट का पूछा है। तो बेरियम कार्बोनेट के ऑप्शन दिए हुए BaNO3 का होल ट्वाइस, BiSO4, BaCO3, BaCO3 का होल ट्वाइस। तो जो बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों वो होता है BaCO3। इसको इस तरीके से लिखेंगे BaCO3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। ठीक है, बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है BaCO3। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए कि 46 ग्राम सोडियम की जल से क्रिया कराने पर कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप लोगों का 46 ग्राम सोडियम। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि सोडियम का सूत्र क्या होता है, इसका परमाणु भार क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो इसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। Na से हमारा क्या होता है सोडियम,
प्लस क्या कह रहा है, इसको अगर हम लोग जल से क्रिया कराएं यानी कि H2O से क्रिया कराएं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है NaOH। ठीक है, NaOH मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब पूछ रहा है हमसे कि अगर हम लोग 48 ग्राम सोडियम को जल से क्रिया कराएं तो कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को संतुलित कर देना है। सबसे पहले बात करें 46 ग्राम सोडियम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 अणुसूत्र Na के लेने होंगे यानी कि 2Na, 2 गुणे 32, इसका क्या होता है 32 होता है परमाणु भार, तो 32 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 46। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया 46 ग्राम प्लस 2H2O। ठीक है, 2H2O, फिर यहाँ पे क्या मिला 2NaOH मिला, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मिला H2। यानी कि अगर हम लोग 23 गुणा 2 यानी कि 46, यहाँ पे 23 गुणा 2 यानी कि 46 ग्राम सोडियम को जल से क्रिया कराएंगे तो हमें 2 गुणे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, परमाणु भार कितना होता है 1, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2 ग्राम हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर हम लोग 46 ग्राम सोडियम को जल से क्रिया कराते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास 46 ग्राम सोडियम है तो अगर आप लोग उसे जल में डालोगे तो वहाँ पे आप लोगों को 2 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरीके से करना चाहते हो और आने वाले समय में एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करके एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हो तो पांडे जी टेक्निकल ऐप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप लोग इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर 2 या अधिक भागों में टूट जाता है वो कहलाता है। ऑप्शन दिया है योगशील अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन या फिर आयनिक वियोजन। तो दोस्तों जब भी ऐसी क्रिया हो रही है, कोई भी यौगिक जो है वो गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो वो क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे उसे हो जाएगा कि गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो वो जो क्रिया हो रही है वहाँ पे वो क्या हो रही है, ऊष्मीय वियोजन हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित होती है, ऊष्मा का विद्युत में परिवर्तन होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है दोस्तों जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे ऑप्शन दिया है +3, +4, +2, -2। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 चीज़ें पहले पता हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप लोग क्या करिए, इनको याद भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है दोस्तों वो क्या होती है, वो होती है +1। ठीक है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, वो होती है -2। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। मान लीजिए इसमें हम लोग कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो जब कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x मानेंगे तो H2C2O4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1। ठीक है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन की कितनी है -2, सी का हमने क्या मान लिया, हमने x मान लिया, तो 2 × x। ठीक है, प्लस आपका ऑक्सीजन कितना है -2, तो -2 × 4। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 2x = निकल के आएगा आपका 6। और जब आप लोग x की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या निकल के आएगा आपका +3। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पे क्या आ गई +3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम में जब ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आता है
तो निकाल सकते हो। और ध्यान रखिएगा, जो आप लोग वैल्यू निकालोगे उसके बराबर में आप जीरो रखोगे, तभी आप लोगों का समीकरण बनेगा और आगे जो है आप लोग जो है वैल्यू को सॉल्व कर पाओगे। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू दी हुई है तो आप लोग चेंज कर सकते हो, बाकी यहाँ पे जीरो ही रखा जाता है। आगे मैं बताऊँगा कैसे आप लोग नंबर्स भी रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब सल्फ्यूरिक सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्या क्या दिया आप लोग देखिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों जब भी आप लोगों का क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है, यह जो आपकी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं तो उत्प्रेरण होगा, किस प्रकार का उत्प्रेरण होगा, ये पूछ रहा है। अगर हम लोग उत्प्रेरक व अभिकारक दोनों को भिन्न भिन्न अवस्था में रखें तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरण, स्वतः उत्प्रेरण या फिर समांगी उत्प्रेरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा आपका विषमांगी उत्प्रेरण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है स्वतः उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक या फिर उपरोक्त विष, उत्प्रेरक विष। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक विष। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही क्या है दोस्तों कि अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब ये होगा कि आप लोगों की जो उत्प्रेरक है उसमें जो है कमी लाई जा रही है। उत्प्रेरक यानी कि वेग में कमी लाई रही है, किसके वेग में, अभिक्रिया के वेग में कमी लाई जा रही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब क्या हो जाएगा कि आप लोगों की जो अभिक्रिया है उसकी वेग में वृद्धि लाई जा रही है। स्वतः उत्प्रेरक यानी कि अपने आप जो है वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। अगर हम लोग तेल के हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो उसकी अभिक्रिया क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, स्वतः उत्प्रेरण या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया होती है ये आपकी विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आती है। तो इसका भी जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पहले KMnO4 तथा ऑक्जेलिक अम्ल धीमी गति से क्रिया करते हैं, लेकिन कुछ क्षण पश्चात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यह उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है विषमांगी उत्प्रेरण का, प्रेरित उत्प्रेरण का, वर्धक का, स्वतः उत्प्रेरण का। तो दोस्तों यह जो उदाहरण है आपका वो स्वतः उत्प्रेरण का है। यानी कि अगर आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो पहले KMnO4 तथा ऑक्जेलिक अम्ल धीमी गति से क्रिया कर रहे थे, लेकिन कुछ क्षण पश्चात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, तो यह आपका क्या है, स्वतः उत्प्रेरण का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी दूसरे अलग उत्प्रेरण का प्रयोग नहीं किया गया है, अपने आप ही जो है यहाँ पे कुछ समय पश्चात वेग बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरी क्रिया है वो क्या है, स्वतः उत्प्रेरण का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनने वाले उत्प्रेरक प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जो ओस्टवाल्ड विधि से आपकी नाइट्रिक अम्ल बनती है उसको बनाने में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है Ni यानी कि निकिल, NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, Fe मतलब फेरस यानी कि आयरन, Pt यानी कि प्लेटिनम। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है Pt। ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, Pt का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्सेनिक
यानी कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए जो आर्सेनिक है वो प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए किस प्रकार का काम करता है। ऑप्शन दिया हुआ है उत्प्रेरक विष का, वर्धक का, ठीक है, प्रेरित उत्प्रेरक का या फिर स्वतः उत्प्रेरक का। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो जो आर्सेनिक प्लेटिनम है दोस्तों ये आपका उत्प्रेरक विष का काम करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ से धन विद्युतीय भाग का कम होना कहलाता। अगर कोई पदार्थ धन विद्युतीय भाग जो है उसका कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है। उपचयन, अपचयन, वियोजन या फिर संयोजन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका अपचयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा अपचयन। अगर कोई धन विद्युतीय पदार्थ है उसका जो धन विद्युतीय कम हो रहा है वो जो है आपका अपचयन कहलाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2O2-3 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताऊंगा और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है प्लस माइनस का 2, प्लस का 6, 0 और प्लस का 2। पे जो लिखा हुआ है मे भी आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है H2, ठीक है, O3 की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 की पावर -2 लिखा हुआ है इसमें हम लोग क्या है ऑक्सीकरण निकालना है किसकी, सल्फर की। तो मान लीजिए सबसे पहले आपको पता क्या है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया जो ऑक्सीजन की होती है वो होती है -2। सल्फर का मान लीजिए x है तो क्या हो जाएगा x × 2 प्लस -2 × 3 इक्वल टू -2। ये जो वैल्यू होती है दोस्तों वो इक्वल टू के उधर रखी जाती है। अगर इस पर कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम लोग 0 रखते हैं। अभी यहाँ पे -2 आवेश है तो ये अणु के ऊपर जो -2 आवेश है ये आप लोगों का इक्वल टू यानी कि समीकरण में -2 के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्या समीकरण बनेगा, मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से समीकरण जो आता है वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो समीकरण बना है दोस्तों वो क्या बना है, वो बना आपका 2x - 6 इक्वल टू -2। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। देखिए दोस्तों मैंने ऑक्सीकरण से संबंधित आपको मैंने कई क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पर आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या है +2 -2 मतलब प्लस माइनस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है उसके, ठीक है। तुल्यांकी भार का गुणनफल और तत्व की संयोजकता। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, परमाणु भार के बराबर, वाष्प घनत्व के बराबर, अणु भार के बराबर या फिर विशिष्ट ऊष्मा के बराबर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इनका गुणनफल करोगे तो ये निकल के आएगा आपका परमाणु भार, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु भार इकाई है। परमाणु भार किसकी इकाई है ये यहाँ पे पूछ रहा है कि परमाणु भार की क्या इकाई है वो यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम प्रति लीटर, ग्राम, कुछ नहीं, किलोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का कुछ नहीं दिया हुआ है वही सही होगा, ठीक है। परमाणु भार की जो इकाई है यहाँ पे ना तो इनमें से ग्राम प्रति लीटर है, ना ही ग्राम है, ना ही किलोग्राम है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। और वैसे भी परमाणु भार की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि ये एक प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे कोई भी इकाई नहीं होती है, ये इकाईहीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन 12, कार्बन 16, हाइड्रोजन 1,
या फिर नाइट्रोजन 14। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है कार्बन 12, यानी कि जो परमाणु भार आप लोग निकालते हो उसका जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो क्या है, कार्बन 12। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार होता है। कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार क्या होता है। सबसे पहले इस चीज़ को बताने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि कार्बोनेट का मानक क्या होता है, कैसे हम लोग इसका मात्रक निकालते हैं, और साथ में ही आप लोगों का इसका अणु भार और परमाणु भार पता होना चाहिए, ठीक है। और इस पर आवेश भी आपको पता रहना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है 60, 15, 30 और 20। तो चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कार्बोनेट आयन पहले लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं CO3, ठीक है। और इस पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 2 का माइनस, ठीक है, -2 का आवेश होता है। ये मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में बताया। तो इसका जो तुल्यांकी भार है उसको निकालने के लिए तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणु भार बटे आयन पर आवेश। तो कार्बोनेट का अणु भार क्या है, अगर आप लोग अणु भार निकालोगे, कार्बन का कितना हो गया 6 दूना 12, प्लस ऑक्सीजन कितना हुआ 16, 16 3 48, 12 और 48 कितना हो गया 60, ठीक है। अपॉन में आयन, तो आयन कितना है -2, तो यहाँ पे प्रतिशत है तो 2 ही हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 60/2, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन का नंबर सी कि कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार कितना होता है 30। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगला जो सीरीज़ होने वाला है सीरीज़ नंबर 10, उसमें आप लोगों को मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, और आप लोग उसके माध्यम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी एकदम कंप्लीट कर पाओगे। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पांडे जी टेक्निकल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप लोग इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।